से शुरू करते हैं। आवाज आ रही है लक्ष्मी? लक्ष्मी लक्ष्मी आवाज आ रही है बेटा? एक बार जोर से, पहली बार जोर से बोलना पड़ता है ना। यस सर, आ रही है। आओ चलिए, बोर्ड सबको क्लियरली विजुअल है? आप सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है? आप सबको दिख रहा है बोर्ड? आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नाम है वैक्सीन। नाम है वैक्सीन। बच्चों, वैक्सीन कभी सुई लगवाया है आप लोगों ने? कोई ऐसा भी प्राणी है जो, गुड इवनिंग बच्चों, एवरीवन गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैक्सीन्स के बारे में। जय हिंद आकांक्षा, जय हिंद एवरीबॉडी। देखो बच्चों, वैक्सीन लगवाए हैं यानी कि सुई लगवाए हैं। सुई की सबसे पहले खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक। एडवर्ड जेनर वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है बच्चों, अब्दुस आप मुझे बाद में मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक किया था। अब एक कहानी सुनाता हूं बच्चों। कई दिनों के बाद से शुरुआत हो रही है, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, तो कहानी सुनेंगे तो हो सके आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। हुआ क्या बच्चों, एडवर्ड जेनर ने सेटल हो गए सब लोग, बैठ गए इत्मीनान से? चलिए, तो अब कहानी सुना के आप लोगों का स्वागत किया जाए। तो कई दिनों के बाद से आप लोग पधारे हैं। हालांकि कायदे से डंडा वगैरह ले आना चाहिए, लेकिन आजकल विद्यार्थियों को मारा नहीं जा रहा, तो एक अलग मुद्दा बन गया है। ठीक, आगे कहानी शुरू करते हैं। एडवर्ड जेनर नाम वैज्ञानिक ने चिकन पॉक्स सुना है आपने? ने स्मॉल पॉक्स सुना है? बड़ी माता छोटी माता सुना है नाम? लोगों को हो जाता था। तो 18वीं शताब्दी में बच्चों लोगों को बहुत सारा चेचक हो जाता था, और चेचक की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे, ठीक। तो एडवर्ड जेनर ने देखा कि बहुत सारे लोग तो मर जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो लोग जो गाय चराते हैं, यानी ग्वाल लोग, यानी कि ग्वाल लोग, ठीक है, उन लोगों में यह रोग नहीं हो रहा है, ठीक है। जो लोग गाय का बिजनेस नहीं करते हैं, जो दूध का बिजनेस नहीं करते, जो मिल्क मैन का काम नहीं करते हैं, वो लोग मर जा रहे हैं, और बाकी जो मिल्क का काम रहे हैं वो बच जा रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि यार दूध पीने से कहीं ऐसा तो नहीं कि ताकत मिल रही है हम लोगों को। दूध पिया उन्होंने, लोगों को अपने मैंने, वो डॉक्टर थे तो बाकी लोगों को दूध पिला के देखा कि क्या पता बच जाए वो लोग। जिनको दूध पिलाया उनको पहले हो गया, वो ही मर गए। तो लगा कि यार दूध तो पानी वाला दूध था नहीं,
तो दूध भी ठीक ठाक था, धोखा कहाँ हो गया। फिर उन्होंने रिसर्च करके पाया कि जो लोग मिल्क का काम करते हैं, जो लोग काऊ मिल्क का काम कर रहे हैं, काऊ मिल्क का काम कर रहे हैं, यानी कि मिल्कमैन है, क्या है, मिल्कमैन, दूधिया, उन लोगों में गाय में होने वाला काउपॉक्स वायरस इनके अंदर पाया जाता था। जो लोग दूध का काम करते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता था, काउपॉक्स वायरस पाया जाता था। इस काउपॉक्स वायरस के कारण इनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो पाता था, स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ठीक, फिर से सुनो कहानी। उन्होंने मिल्कमैन पर रिसर्च किया। पहले तो देखा कि जो सबको हो रहा था, बहुत होता था पहले जमाने में, आज से 10-20 साल पहले भी हम लोग जाएंगे, हम लोगों के समय में भी बहुत सारा होता था, बच्चों सबको हो जाता था, ठीक होने लगे थे। जब हमारे समय में तो बन चुकी थी दवाइयाँ, टीकाकरण बन चुका था। मैं भी कोई बहुत पुराना नहीं हूँ, वो अलग मुद्दा है कि पुराना दिख रहा हूँ, वक्त की मार है। ठीक, तो क्या था बच्चों, पहले 18वीं शताब्दी में बहुत सारे लोग मर जाते थे, काल के गाल में समा जाते थे। ठीक, तो एडवर्ड जेनर साहब का है, उन्होंने कहा कि भाई सब लोग मर रहे हैं, ये दूधिया लोग नहीं मर रहे हैं यार। हमारे पड़ोसी मर गए लेकिन उनका दूध देने वाला ताकतवर बना हुआ है अभी, सही ताव लेकर के आधा दूध ले लो। भाई ये तो टाटे कट्टे, ऐसा क्या हो रहा है। फिर उन्होंने अपने जानने पहचानने वाले को कहा कि तुम ताकतवर हो, तुम्हारे दूध में लग रहा है कोई प्रोटीन है, तुम ही सबको दो दूध। उसने सबको दे दिया दूध, इसके बावजूद सबको हो गया और सब मर गए, लेकिन दूधिया अभी भी हेल्दी है। कह रहे हो क्या रहा है, दूध भी सही है, दूधिया नहीं मर रहा, लेकिन जिसको दूध दे रहे वो मर जा रहे हैं। तो उन्होंने पाया कि उस बेचारे दूधिये की कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें पहले से ही उस दूधिये में गायों को होने वाला काउपॉक्स वायरस उसके अंदर था, उस दूधिये के अंदर था। इसकी वजह से उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। अब उनको दिमाग की बत्ती जली। ठीक है, मिंटोस खाया या नहीं खाया, लेकिन दिमाग की बत्ती तो जल गई। चलो भाई, मिंटोस के बिना भी जल गई। अब क्या हुआ, उन्होंने बच्चों, मैंने यह किताब में लिखा है 14 मई 1796 की कहानी है। 14 मई 1796 की घटना है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, मैं मना कर रहा हूं आपको, बस एक मजेदार घटना बता रहा हूं, कितनी पुरानी घटना है ना। उन्होंने एक लड़के नहीं जी, लड़के को पकड़ा। ठीक है, एक लड़के को पकड़ा, ठीक, जिसका नाम था जेम्स फिप्स। एक लड़का था जेम्स फिप्स। उसको बहला फुसला के कि अरे बेटा तुम्हें ऐसा प्रोटीन खिला देंगे, तुम्हें कभी नहीं होगा स्मॉल पॉक्स। तो हाओ गुरुजी, हाओ, तो आप तो देखने में हट्टे कट्टे दिख भी रहे हैं, तो अच्छी बात है, हाओ तुम हमारे पास इतनी आ जाओ। मतलब वहाँ की भाषा में बोला है, हम लोग अपनी भाषा में बोलते रहे बुंदेली में, हैं, तुम इतनी आ जाओ। बेचारा आ गया, सीधा साधा बच्चा, उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या करने वाला है। और ये भाई साहब यहाँ क्या किए, काउपॉक्स से संक्रमित एक मिल्कमैन था, उसका ब्लड निकाले, उसको बेवकूफ बना के आओ जाओ दूध लेंगे, तुम्हारा सारा दूध खरीद लेंगे। बेचारा बल्टा लेके आ गया, उससे बल्टा दूध तो लिए, खून भी ले लिए थोड़ा। ठीक है, ब्लड निकाल लिया, इनसे क्या किया, ब्लड निकाल लिया। देखिए लाल रंग से ब्लड निकला है। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि ब्लड जो है नीला नहीं हो सकता, रेडी है, रेडी, हाँ लाल ही। और इस ब्लड को जेम्स फिप्स के अंदर डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया, जेम्स फिप्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया, और देखा कि अब जेम्स फिप्स को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, स्मॉल पॉक्स नहीं हो पा रहा। ठीक, यानी कि जेम्स फिप्स जो हैं इम्यूनाइज हो गए, क्या हो गए, इम्यूनाइज हो गए अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। कहानी समझ में आई। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ तो इसके ब्लड में था, कुछ तो इसके ब्लड में था जो ट्रांसफर हुआ जेम्स फिप्स को, उस बच्चे को,
और उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, उसे स्मॉल पॉक्स। इस प्रकार से शुरुआत हुई इंजेक्शन की, वैक्सीन की शुरुआत इसी प्रकार से हुई थी। किसने किया था वैक्सीन की शुरुआत? एडवर्ड जेनर ने। कहानी मजेदार थी, किसी को दोहराने की जरूरत तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? क्यों भाई मधुर जी, समझ में आ रहा है? कहानी का सार ये था कि भाई एडवर्ड जेनर थे, मिल्कमैन में काऊ पॉक्स वायरस पाया जाता था, जिसकी वजह से वो इम्यूनाइज हो जाते थे, इसीलिए उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ठीक है, अब उन्होंने उसके ब्लड को निकाल के जेम्स फिलिप्स में डाल दिया, वो भी इम्यूनाइज हो गया, अब उसे भी नहीं हो रहा है, उसे भी नहीं हो रहा। ये घटना तो 1796 की थी, 1796 की थी, लेकिन इससे नींव पड़ गई हमारे वैक्सीन की, हमारे वैक्सीन बनाने की नींव पड़ गई। अब हम लोग जान गए कि ट्रांसफर करने से आदमी बच सकता है, ट्रांसफर करने से आदमी बच सकता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है, फादर ऑफ वैक्सीन्स कहा जाता है, एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ वैक्सीन्स। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें। एक बच्ची लिख रही है कि सर आप तो कहानीकार बन गए, वाह अद्भुत है ना। अरे शैतानो सुधर जाओ, तुम लोग हमारी मजे ले रहे हो। हो गया सभी बच्चों का? श्रद्धा, कहानी समझ में आई? ताक जोर से बेटा, आवाज नहीं आ रही थे तक। ऐसा चिल्ला दो घर वाले खड़क जाएं, क्या हो गया? यस सर। लाली बेटा, सबको समझ में आ रहा है? खुशी, अंशिका, सुनीति, आर्या, विनोद, अब्दूस, संजीवनी, सबको समझ में आ रहा है? अब चलो एक दूसरी कहानी। अभी एक से कहानी से कहाँ मजा आएगा बच्चों? आप लोग कोई अच्छा नंबर पाता है तो आपसे कहा जाता है ना कि थोड़ा उससे उसको देखो कितना अच्छा नंबर पाया है, उसके जैसा बनो। लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो अलग बात है कि आप पे असर ना पड़े, ठीक है, वो असर नहीं पड़ता, मुद्दा ही दूसरा है, वो तो है ना ऐसा। हो पढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा। लेकिन एक और वैज्ञानिक हुए लुईस पास्चर, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, लुईस पास्चर साहब, ठीक है, जिन्होंने पास्चराइजेशन की खोज की 1796 में। उन्होंने देखा कि ये देखो भाई बुर्बकवा ने कर लिया काम यार। लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं भाई बुर्बकवा ने कर लिया खोज, हम तो इतने बड़े फादर हैं, हम नहीं कर पा रहे का। तो उन्होंने कहा रुको अभी हम भी कछु करने पड़े हैं हमें। तो एडवर्ड जेनर के बाद आए लुईस पास्चर साहब, लुईस पास्चर साहब। इसे मिटा दें, सब लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। अब आ गए लुईस पास्चर। लुईस अंडरलाइन मत करना, तो मैं करूंगा तो आप लोग भी करोगे, मैं मिटा दे रहा हूं। लुईस पास्चर साहब आ गए। अब जिन्होंने कहा करो भैया, उन्होंने कछु नहीं करो। लुईस पास्चर ने बेटा 1885 में, 1796 से 1885 हो गया, लगभग कितने साल हो गए? अरे पूरा 85 तो ये निकल गया, 4 ये 89 90 साल के बाद एक भाई साहब आए लुईस पास्चर साहब। अब उन्होंने क्या किया, उस समय रेबीज चल रहा था,
इस बीच में क्या चला है, कोविड चला है, बीच बीच में चलता रहता है, ठीक है, सबका बिजनेस आता है, रोगाणुओं का, बीमारियों का भी बिजनेस आता रहता है। कुछ दिन पहले तो स्मॉल पॉक्स चल रहा था इसमें कहानी में, फिर उसके बाद रेबीज चला, उसके बाद रेबीज चला। तो अब उन्होंने सोचा कि जब 90 साल पहले एडवर्ड जेनर कर सकते हैं तो हम काहे नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडवर्ड जेनर की स्टडी को पढ़ा, एडवर्ड जेनर की स्टडी को पढ़ा और उससे प्रेरित हुए, पढ़ा और प्रेरित हुए, ठीक है। तो क्या प्रेरित हो गया, उन्होंने क्या किया बच्चों, रेबीज से ग्रसित, रेबीज से ग्रसित एक कुत्ता ले लिया, एक कुत्ता लिया। अरे रुको तो, काहे घबरा गए इतनी जल्दी, काहे कराने हो जाएगा, इंसान भी ग्रसित हो जाएगा, कुछ फायदा हो तो तत्काल करा दूं। पहले ग्रसित किसके काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है। किसके काटने से होता है, बंदरों के काटने से भी होता है, रेबीज बंदरों के काटने से भी होता है, ठीक है। आदमी भी काट लेगा तो हो जाएगा, हो जाता है, हो जाएगा बस, हाँ। ये एक कहानी बता रहा हूं, सुनो कहानी मजेदार। क्या किया, यह पता चल गया था कि यह कुत्ता पागल हो गया है, यह कुत्ता क्या हो गया, पागल हो गया है, रेबीज से ग्रसित हो गया है, ठीक। उन्होंने उस कुत्ते से एंटीबॉडी को निकाला, उस कुत्ते से क्या निकाला, एंटीबॉडी को निकाला। उसका क्या, पहले उसे मारा, उसके स्पाइनल कॉर्ड से ब्लड को निकाल लिया, ठीक है, ब्लड सेल्स को निकाल लिया, ठीक। अब बच्चों एक बच्चा जो है रेबीज से ग्रसित हो गया था, एक बच्चा रेबीज से ग्रसित हो गया। अब खुशी हो रही, मिल रही है, राहत मिला, बच्चा इंसान भी हो रहा है ग्रसित, ठीक है। एक बच्चा भी रेबीज से क्या हुआ था, ग्रसित हो गया था। नहीं बाबू, कोई काट लिया होगा। अब चूंकि मामला 1885 का है, मैं भी नहीं था भाई। दो कंडीशन ले लेते हैं, एक में ग्रसित हो गया था कुत्ता और उसी के साथ साथ एक को किसी ने बच्चे को काट लिया था और बच्चे को काटने से बच्चे को भी रेबीज होने लगा था। रेबीज के शुरुआती लक्षण थे, अब क्या किया इन्होंने, इस ब्लड सेल को इस बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दिया, और देखा कि धीरे धीरे यह बच्चा ठीक होने लगा। क्योर एंड फिट, क्योर का मतलब ठीक होना, इलाज करना, और फिट का मतलब ठीक होने। धीरे धीरे यह बच्चा फिट होने लगा, ठीक है। इससे भी पता चलता है कि रिसर्च हुई। ये कौन थे, लुईस पास्चर साहब थे, ये लुईस पास्चर साहब की कहानी थी। इससे भी वैक्सीन की खोज होती है। तो दो कहानियां थी। हाँ बोलो बेटा। कुत्ता की रेड सिकनेस था और हाँ तो कुत्ते का इलाज नहीं किया उन्होंने, कुत्ते को मार दिया। लेकिन आदमी के बच्चे को तो मार नहीं सकते ना। देखिए बात यह है, दो तरह से इलाज किया जा सकता है। हाँ बेटा, रेबीज एक रोग है जिसमें पानी से डर लगने लगता है। तो अभी तक क्या समझ रहे थे आपकी, रेबीज क्या है, फूलों की हार या क्या, मतलब चाट ओट है कुछ कि सब लोग खाते हैं। अच्छा प्रश्न है, लेकिन ठीक है, मजेदार है। एक बच्चे ने पूछा रेबीज एक रोग है। हाँ डेफिनेटली रेबीज एक रोग है। अब तक क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग, रोग की ही चर्चा कर रहे हैं। चलिए, रेबीज से ग्रसित था कुत्ता, कुत्ते को तो मारा जा सकता है, ठीक है, कुत्ते को तो मारा जा सकता है। हाँ मैं बता रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि भाई रोग का उपचार दो तरीके से किया जाता है, या तो रोग का उपचार कर दो या रोगी का उपचार कर दो, ठीक है। तो रोगी का उपचार भी दो तरीके से किया जाता है, या तो रोगी को समाप्त कर दो या उसको दवाई दे दो। तो आप जो बता रहे हैं रोगी को क्यों नहीं समाप्त कर दिया, तो वो थोड़ा फिजिबल नहीं था, क्योंकि ह्यूमन है, मरबो उसके माँ बाप आगे बड़ी मार मारेंगे। तो इनका लास्ट रिसर्च होता वो, ऐसा वो चाहते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, कुत्ते का स्पाइनल कॉर्ड से ब्लड सेल्स को निकाला, उस ब्लड सेल्स को किस में डाल दिया, बच्चे के अंदर डाला जिसको रेबीज हो रहा था, और वो बच्चा क्योर एंड फिट हो गया, धीरे धीरे ठीक हो गया, धीरे धीरे ठीक हो गया। इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि भाई वैक्सीनेशन इंजेक्ट करने से हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती है।
यहां तक कहानी हो गई, इसको भी नोट कर लीजिए। लगभग 1850 से लेकर 1950 से लेकर के 1970 तक का जो समय है वो वैक्सीन के लिए स्वर्ण काल माना जाता है बच्चों। इस सब बहुत सारे वैक्सीन की खोज हुई। इसको भी लिख लीजिएगा स्टार लगा के। 1950 से लेकर के 1970 तक का समय वैक्सीन की खोज के लिए स्वर्ण काल का समय माना जाता है। ठीक है, अब इतनी बार स्मॉल पॉक्स नाम लिया है तो आप लोग पूछेंगे ना कि सर स्मॉल पॉक्स होता किससे है? तो स्मॉल पॉक्स वेरिसेला जोस्टर से होता है बच्चों, वेरिसेला जोस्टर से होता है। देखो नाम लिया है हमने, तुम्हें बताना हमारा धर्म है। क्या कौन सा वायरस बोल रहे थे हम लोग? क्या कहते हैं, कौन सा पहला बोला कौन था? अरे जो स्मॉल बॉक्स, तुम लोगों को तो ऐसे ही भूल जाता है, हमसे क्या कैसे मैं पूछ रहा हूँ। स्मॉल पॉक्स बच्चों वेरिसेला वायरस से होता है, वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। अंडरलाइन करिएगा, स्मॉल पॉक्स किससे होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। अब आप लोग पूछेंगे तो सर ये स्मॉल पॉक्स किससे होता है? स्मॉल पॉक्स कह रहा हूँ, हाँ स्मॉल पॉक्स, ठीक है स्मॉल पॉक्स। फिर दूसरा कौन सा था जिसपे इन्होंने काम किया था? वो था रेबीज। रेबीज होता है लीसा वायरस से, लीसा। अरे लीसा नाम से याद रख लेना, लीसा कहाँ हो तुम? एक पिक्चर में पूछता था बार बार, लीसा कहाँ हो तुम? लीसा दिखती ही नहीं थी उसे, भूत थी एक्चुअली। आप लोग देखे नहीं होंगे वो मूवी, एक स्वीडन की कोई मूवी है, उसमें एक्टर को दौरे आते हैं, वो बार बार पूछता है लीसा कहाँ हो तुम, और लीसा उसे सपने में ही दिखती है, वास्तव में लीसा होती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। तो उससे याद रख सकते हो लीसा वायरस, लीसा वायरस। ना आप लोग पिक्चर देखते हैं, ना आप लोग पढ़ाई करते हैं, ना आप लोग खेल कूद करते हैं, तो हे महाप्रभु आप लोग कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं आप सभी? इसको जानेगा। आरएसएस नमस्ते। चलें आगे बताएं भाई। ठीक है, रेबीज किससे होता है? लीसा कहाँ हो तुम वायरस से, लीसा वायरस से होता है, लीसा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा स्टार लगा करके, याद करने की जरूरत है इसको। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। अब मैं बताता हूं वास्तव में वैक्सीन कहते किसे हैं और ये कैसे काम करती है। ये तो थी कहानियां कुछ इंटरेस्टिंग, ठीक है।
देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई भी वायरस जाता है, अगर आप लोग कल की वीडियो देखे होंगे तो ह्यूमन के बॉडी में ठीक है, ऑक्टोपस नहीं है, ह्यूमन की बॉडी ही है। आप लोग भी तो, ये तो और ज्यादा पेंगुइन टाइप का दिखने लगा क्या? हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल याद आ रहा है बाबू। मैं थोड़ा इसे सही बना दूं। कुछ शैतान बच्चे हम आनंद ले रहे हैं फिगर्स का। ठीक है, आप सही है इन लोगों को। अब ये वायरस जाएगा इसके अंदर, जैसे ही इसके अंदर जाएगा वायरस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर जाए, अगर वह रोगाणु है, तो उसका नाम वायरस नहीं कहेंगे, उसे एंटीजन कहने लगेंगे। कल हमने बताया था, अगर आप लोग वीडियो ध्यान से देखी हो तो क्या कहने लगेंगे? एंटीजन कहेंगे। अब वायरस अंदर गया तो क्या चल गया? एंटीजन चला गया। बच्चों, इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनेगी। इसको खत्म करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या होगा? हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनेगी। इसके अगेंस्ट क्या बनेगी? हम इसको ऐसे बना देते हैं, इसको रोकने के लिए। इसको कोई चीज आपके सामने अचानक आएगा तो हम ऐसे करते हैं ना रोकने के लिए, तो हमारे लिए ऐसे, मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, मैं मतलब एंटीबॉडी ऐसे कर रही, ठीक, एंटीबॉडी। ये चिन्ह है जो ये टी दिखा रहा है बच्चों, ये टी का मतलब कि जिसकी तरफ है उसको रोक रहा है, उसको वो रोक रहा है, ठीक है। एंटीबॉडी बनती है। अब ये एंटीबॉडी कई प्रकार से बनाई जा सकती है, और ये एंटीजन कई प्रकार से खत्म किया जा सकता है। बच्चों, एंटीबॉडी बनाने के लिए बी सेल और टी सेल हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। बीटा लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट। तो हम केवल बी सेल और टी सेल लिख दे रहे हैं, लिख ले रहे हैं। टी सेल की एक खास बात यह है बच्चों, ये दो प्रकार की होती है। ये टी किलर सेल। अच्छा, आप लोगों ने सलमान खान की एक मूवी देखी होगी, गर्व, देखा है मूवी? अरे यार, किस साधु संतों को मैं पढ़ा रहा हूं, ये भगवान, कोई पिक्चर नहीं देखता कहीं? अच्छा, कोई ऐसा पिक्चर देखे हो जिसमें कोई ऐसा एक्टर हो जो देशद्रोहियों को देखते ही गोली मार देता? माँ तुझे सलाम देखा है, सनी देओल साहब का? ये भगवान, कछु नहीं, हीरो की छवि तो एक दिमाग में होगी आप सबके। हाँ, उसमें जिसमें एक थप्पड़ का मारना, वही रन में देख लिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करिए कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आनंद भी लीजिए, जीवन आनंद का भी नाम है। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ घर जाके मार कर लीजिए, पापा मम्मी से झगड़ा करिए कि मुझे पिक्चर देखना है, सर बिगाड़ रहे हैं। मैं बिगाड़ नहीं रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कहानी। सुनो, क्या किलर सेल का मतलब, ऐसी कोई पिक्चर देखा है या ऐसी कोई छवि है जिसमें हीरो दुश्मन को देखते ही गोली मार देता है, ठीक है। अरे मैंने बड़ा अच्छा एक डायलॉग था कि अब याद आएगा तो बताएंगे, तुम लोगों से बतियान चक्कर में डायलॉग्स भूल गए, सोचो इतना इंपॉर्टेंट चीज। एक होता है टी किलर सेल, इसका काम है बच्चों, जैसे ही एंटीजन को देखेगा इसको जाके मार देगा गोली, और एंटीजन वहीं समाप्त हो जाएंगे। इसका एक और भाई भी है, वो है टी हेल्पर सेल। एक टी किलर सेल, एक टी हेल्पर सेल, दो होते हैं। ये क्या करेगा बच्चों? ये टी हेल्पर सेल कुछ नहीं, बड़ा अच्छा आदमी है। ये हेल्प क्या करेगा? एंटीजन आएगा, ये कुछ नहीं करेगा, एंटीजन को कुछ नहीं करेगा। देखो, एंटीजन आया, चलो अब नुकसान पहुंचाते हैं कुछ गांव को, लेकिन इससे रास्ते में मुलाकात हो गई टी हेल्पर सेल से।
टी हेल्पर, जिसको मैं टी एच लिख दिया, टी एच लिख दिया, ये मारेगा नहीं, ये क्या करेगा, चिपक जाएगा, ये क्या करेगा, डायनामाइट की तरह से चिपक जाएगा। अब क्या करेगा, चिपका के दिखा रहा हूं, ये क्या किया, एंटीजन से चिपक गया। ठीक, यहां तक की बात याद रखना, टी हेल्पर से एंटीजन से चिपक गया, कुछ नहीं। अब इसके बाद मेरी कहानी सुनो। तुम लोग भी सोचते हो कि सर केवल कहानी ही बताते हैं, मुद्दा समझ में आ रहा है ना, कहानी भी समझ में आना चाहिए। ऐसे मान लो तुम अपने गांव में चुपचाप अकेले जाते हो, कुछ लोग पहचानते हो, ज्यादातर लोग नहीं पहचानते होंगे। अगर मैं ही अपने गांव में चला जाऊं, पूर्वजों गांव जहां मैं कभी नहीं जाता हूं, अचानक जाऊंगा तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं, कोई मुझे पहचानेगा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, वही मैं आमिर खान के साथ चला जाऊं तो जिसको नहीं पहचाना वो भी मुझे पहचान जाएगा आमिर खान की वजह से। आमिर खान को जानते हो ना, ऐसा तो नहीं कि उनको भी नहीं जानते। श्रीमान आमिर खान साहब बहुत बड़े एक्टर हैं, ठीक है, 3 इडियट जैसी महान फिल्में उन्होंने बनाई, ये तो देखे होगे। हाँ, ये नहीं, ये सब तो खैर ठीक है। तो अब ये समझ लो क्या है, अगर एंटीजन चुपचाप शरीर में जाता तो उसे कम लोग पहचानते और वो डैमेज ज्यादा करता, वो डैमेज ज्यादा करता है। इसीलिए आतंकवादी छुप के आते हैं, आतंकवादी छुप के आते हैं। लेकिन क्या हुआ कि बीच में टी हेल्पर सेल जाके जुड़ गया, टी हेल्पर सेल जुड़ गया। अब इसको सब लोग पहचानते हैं शरीर के अंदर, अरे साहब नमस्कार नमस्कार। अब अरे ये किसके साथ आप जा रहे हैं, तो ये इतना बदमाश है, ये चिपका हुआ है, इसको लोग पहचानते भी हैं, इसको लोग पहचानते भी हैं। जो पूछेगा और ये कौन है, अरे यही तो आतंकवादी है, अरे माँ। अब ये हमेशा पिटवा रहा है, इसको क्या कर रहा है, पिटवा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसके जुड़ जाने से हमारी बॉडी अलार्मिंग मोड में हो जाती है, बॉडी अलार्मिंग मोड में ऑन हो जाती है, अलार्मिंग मोड में चली गई हमारी बॉडी। किस में चली गई, अलार्मिंग मोड में। जैसे ही ये एंटीजन जुड़ गया, अब इस टीएच सेल की वजह से एंटीजन को सब लोग पहचानने लगे, एंटीजन को सब लोग। ये छुपता तो ज्यादा अत्याचार करता, छुप के विस्फोट कर सकता था, छुप के हमारी कोशिकाओं को डैमेज कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। टीएच के जुड़ जाने से क्या हुआ, हमारी बॉडी में अलार्म बजने लगा, हमारी बॉडी में अलार्म बजने लगा। क्या, किस प्रकार का अलार्म, देखो ये टीएच क्या करेगा, बी सेल को आप लोगों को सुबह सुबह मम्मी जगाती हैं, कुछ कम वक्तों को जगाने नहीं जगाती बेटा। हाँ, तो मैं 99% माताओं की बता दूं बच्चों, कितने प्रेम से जगाती होंगी, एक बार उठाए बेटा उठ जाओ, तो एज यूजुअल हम बच्चे पलट के सो गए। अच्छा, उसके बाद बात जो बढ़ती चली जाती है, उसके बाद क्या कहती हैं, अरे तुम फेल हो जाओगी, पढ़ लो, ये हो जाएगा, वो हो जाए, पूरा आफत बता देंगे उसी का। आदमी उनके डांटने से नहीं, उनके बोलने से नींद खुल जाती है, ऐसा होता है कभी। माताएं मारती नहीं हैं, केवल उनके बनाने से वो। ये अलार्म वही है, ये अलार्म वही है। क्यों मेरे जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं, अलार्म यही है। ये क्या करेगा बच्चों, एंटीजन से जुड़ गया और जाके हर बी सेल से कहेगा कुछ बनाओ, कुछ बनाओ, कुछ बनाओ। अब ये डर के मारे बी सेल क्या करेगी बच्चों, बहुत सारी कोशिकाएं बनाना शुरू करेगी। ले बी सेल, बी सेल, बी सेल, बी सेल, बी सेल, बी सेल। ये बी सेल करेगा क्या, ये बी सेल इसी एंटीजन को मारने के लिए स्पेसिफिक है। अब भविष्य में भी कभी एक दो इसको मार देंगे, शेष जो बची रह जाएंगी वो भविष्य के लिए सेना तैयार है। अगर दोबारा यह गया, फिर से दोबारा अगर गया गलती से, तो अब ये जाते ही पहला काम नष्ट होगा, जाते ही पहला काम नष्ट, क्योंकि हमारा शरीर इम्यूनाइज है, हमारा शरीर इम्यूनाइज है। क्यों, ये जो बाकी बचे हुए थे तो मारने के लिए गोली बंदूक बैठा हुआ है, आए कि गए। अक्सर जो लिखा रहता है सटलत गईला बेटा, वो ट्रकों के पीछे, वो यही है, तुम आए तो गए, आए तो गए, 1 2 3 इतने सारे तो बचे हुए, सब मार देंगे, इस प्रकार का। अब सुनो एक और कहानी। एंटीजन में ऐसा क्या होता है कि वह उसे पहचान लिया जाता है। एंटीजन में कुछ तो ऐसा होता है, इसको भी चादर उधर ओढ़ के जाना चाहिए ताकि लुका के, मतलब छुप के जाए, हैं, कढ़ जाए छुप के, कढ़ नहीं पाता है, काहे
देखो बच्चों, एंटीजन में कुछ इस प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एंटीजन में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये पहचाना जा सकता है। कुछ इसके शरीर पे पैटर्न पाए जाते हैं, उसी वजह से पहचाना जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये पहचाना जा सकता है। ठीक, ये क्यों बताया हूं? अब फिर से हम लोग चलते हैं वैक्सीन के ऊपर, फिर से चलते हैं वैक्सीन के ऊपर। एक बार मैं दोहरा दे रहा हूं तेरा आप लोग समझ लें। क्या? देखो, हमारे शरीर के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल गया जो रोग फैलाता है उसे कहेंगे एंटीजन। उसे क्या कहेंगे? एंटीजन। एंटीजन कह लिए। अब ये एंटीजन बच्चों क्या करेगा? एंटीजन शरीर के अंदर गया, इसके अगेंस्ट हमारे शरीर में अपने आप बनेगी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी तो बन गई बच्चों, लेकिन एंटीबॉडी बनाने के लिए भी दो सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं हमारे शरीर ने, बी सेल और टी सेल। बी सेल और टी सेल। अब क्या क्या हो जाना चाहिए हमारे शरीर में? हमारे घर में कोई चोर आ जाए तो हमें दो चीजें हो जानी चाहिए। क्या? एक तो अलार्म बज जाना चाहिए और वो चोर पकड़ भी लेना चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए, अलार्म भी बज जाए, चोर भी पकड़ा जाए। साधारण सी बात है, यही होता है हमारे घरों में। ठीक, तो अलार्म बजाने के लिए क्या है? टी सेल मौजूद है। वो क्या करेगी? पहले तो चोर को पकड़ लेगी, उसको पीटेगी, उसको मारेगी टी किलर सेल के द्वारा। टी किलर सेल के द्वारा अलार्म यानी मम्मी का काम कौन करेगा? टी हेल्पर से। ये जो बनाएगा ना, वो गॉड, इसके डर के मारे यह बी सेल कांप उठेगा, बहुत सारी रेप्लिका बनाएगा, एंटीबॉडीज बना देगा, बहुत सारी बी सेल्स को एंटीबॉडीज बना देगा। अब ये बी सेल जा करके कुछ तो मार देंगे और कुछ भविष्य के लिए खड़े रहेंगे, भविष्य के लिए खड़े रहेंगे। अब तुम आओ, कौन से? ये स्पेसिफिक टाइप का, ये स्पेसिफिक टाइप का। भेष बदल के आएगा तो फिर पकड़ाएगा, कोई और मारेगा उसे। लेकिन अगर यही फिर से आ गया तो इसे मारेगा। मतलब अगर राम नाम का, ए भाई किसी का नाम नहीं कर रहा, एक्स नाम का कोई चोर है, ठीक है, हाँ यूट्यूब है ना, मान लो कोई राम ने, क्योंकि राम को कह रहे हो, आजकल आक्रमण भी हो जाता है, कोई भगवान है वो, ठीक है भैया, माफी, तौबा तौबा, ठीक है। मेरा किसी धर्म जाति पे नहीं बेटा, मैं तो सीधे ये बता रहा हूँ। एक्स नाम का कोई एंटीजन है, अगर एक बार हमारे शरीर में आ गया और वो रोग ठीक हो गया, आया और ठीक हो गया, इसका मतलब है कि उसके खिलाफ हमारे शरीर में ये बी सेल बन चुकी हैं, मेमोरी बी सेल। इसको कहते हैं मेमोरी बी सेल। क्या कहते हैं? मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल, ये मेमोरी बी सेल बन चुकी हैं। अब दोबारा अगर एक्स साहब आएंगे, एक्स साहब आएंगे तो वो फिर बचेंगे नहीं, आएंगे तो बचेंगे नहीं। ठीक, इसीलिए बच्चों कई प्रकार के ऐसे रोग होते हैं जो हमारे शरीर में सिर्फ एक बार होते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी होती है और हमारा शरीर इम्यूनाइज हो चुका होता है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब वैक्सीन की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत देर से तो वैक्सीन ही हालांकि चल रहा है। नहीं मजा आ रहा है? क्यों बच्चा? श्रद्धा, लाली, समझ में आ रहा है? अरे तुम लोगों ने बनाया नहीं कैसे? वीडियो से इत्मीनान से बना लेना, वीडियो से इत्मीनान। अब तो मिटा ही चुका हूं, ठीक है। बच्चों अब वैक्सीन कैसे काम करती है, यहाँ पहले ये देख लें। वैक्सीन कैसे काम करती है, इस आधार पर पहले ये देखिए कि वैक्सीन के प्रकार कितने होते हैं, वैक्सीन के कितने प्रकार के होते हैं। अरे वाह, कौन कौन से? वाह भाई वाह। हैं? अच्छा, कौन सा? तो समझ में आ रहा था। समझ में आता है? आप लोग जब भी किताब खोलते हैं, क्या आपको किताब समझ में आती है? जो पढ़ाया है वो लगता है कि हाँ भाई पढ़े हैं, इतने दिनों से कुछ व्यर्थ नहीं हुआ है, कुछ सार्थक हुआ है। समझ में आ रहा है ना? आओ, हेल्पर टी, हाँ दोनों साथ में काम करते हैं। दोनों साथ भाई है ना भाई। कोई भी चोर आएगा तो दो काम होने चाहिए ना, एक तो अलार्म बज जाना चाहिए और दूसरा वो पकड़ाना भी चाहिए।
अलार्म बज के ही क्या हुआ जब चोर भाग गया? यस सर। तो दोनों को साथ में होना चाहिए। अलार्म बजने लगे चोर भी पकड़ा जाए, यस सर। तो पकड़ने का काम टी किलर सेल, वो तो किल ही करती है, वो मारती है, ठीक है, शूट कर देती है, ठीक। फैसला ऑन द स्पॉट, ऐसे करके एक डायलॉग था। चलिए वैक्सीन भी प्रकार देखते हैं बच्चों। वैक्सीन के प्रकार हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल टाइप, दूसरा होता है प्यूरिफाइड टाइप, और तीसरा होता है रिकम्बेंट टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप। पहला है कन्वेंशनल टाइप, कन्वेंशनल, TIONAL, कन्वेंशनल टाइप वैक्सीन, इसका मतलब परंपरागत, परंपरागत वैक्सीन। एक होता है परंपरागत वैक्सीन, चलिए भाई, एक परंपरागत होता है, एक होता है प्यूरिफाइड वैक्सीन। प्यूरिफाइड वैक्सीन मतलब परिष्कृत टाइप, परिष्कृत या प्यूरिफाइड। प्यूरिफाइड वैक्सीन परिष्कृत, और एक होता है बच्चों रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन परिष्कृत, और फिर एक होगा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन पुनर्योजन या पुनर्योगज वैक्सीन। पुनर्योजन वैक्सीन, 3 प्रकार के होते हैं वैक्सीन। बच्चों अब देखिए, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम कब एक्टिवेट होगा? जब वह एंटीजन को पहचानेगा, एंटीजन को पहचानेगा। तो वास्तव में लुईस पास्चर ने तथा किसने, एडवर्ड जेनर ने वास्तव में क्या किया, उन्होंने सीधे सीधे वायरस को ही इंजेक्शन में भरा और बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। वायरस को ही भरा और बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, ठीक। लेकिन रोग कैसे ठीक होने लगा? कारण है बच्चों, परंपरागत वैक्सीन 2 प्रकार की होंगी। परंपरागत वैक्सीन 2 प्रकार की होती हैं, एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। ये बड़ी अच्छी कहानी है इसके पीछे भी बच्चों, आज तो सिर्फ कहानी ही चल रही है। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, और एक होता है निष्क्रिय इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। पहले जानो लाइव एटीन्यूएटेड किसे कहते हैं, जानेंगे, जानना चाहते हैं आप सभी लोग लाइव एटीन्यूएटेड किसे कहते हैं? कौन कौन लोग जानना चाहते हैं लाइव एटीन्यूएटेड किसे कहते हैं, बताया जाए। श्रद्धा, लाली, यस सर। समझ में आ रहा है? हेलो बच्चों, क्या? यस सर। ठीक, यस सर। आओ अब सुनो, लाइव एटीन्यूएटेड क्या है। कभी आप लोग सर्कस में गए हैं? सर्कस में गए हैं? आओ बच्चों, सर्कस में एक शेर रखा जाता है, पहले के समय में रखा जाता था। देखा है सर्कस में शेर? आप लोग नहीं देखे? जू में? तो सर्कस में शेर देखा कि नहीं देखा ये बताओ? तो आप लोग डुप्लीकेट सर्कस में चलेगा। हालांकि आजकल के सर्कसों में नहीं रखा जाता, जंतुओं को नहीं रखा जा रहा, इसलिए नहीं दिखाई दिया। जानते हो बच्चों क्या होता है सर्कस? हाँ, लाइव एंड इनएक्टिवेटेड, अंशिका यू आर राइट। देखो, शेर का सबसे खतरनाक सामान हथियार क्या है? पंजा और दांत। मान लेते हैं पंजा और दांत,
इन दोनों को तोड़ दें तो शेर क्या कर लेंगे जरा, दहाड़ेंगे, करो मक। मैं कह रहा हूं आपको पता चल जाए कि उस शेर का ना तो दांत है ना तो पंजा है, तो आप उतना डरेंगे जिसके पास दांत और पंजा दोनों उसके उससे तुलना में। कुछ दिनों के बाद से वो सिर्फ घर के दादा दादी की तरह हो जाएगा, है कि नहीं? दादा दादी बोल रहे होते हैं, अरे दादी आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, होता है ना ऐसा। घबराओ मत, ये अपना भी होना है, बाकी ठीक है, वो तो मुद्दा ही है। अब कुछ तो खुश हो गए कि अच्छा मतलब दादा दादी बनने से पहले पापा मम्मी बनना पड़ेगा, फिर शादी भी होगी। ओह, ज्यादा गहराई नहीं जाना है, वो अलग मुद्दा है आप लोगों का, ठीक है। लोग देखो कितने सकारात्मक हैं हमारे बच्चे, दादा दादी क्या बोल दी वो लोग और उसके पीछे एक स्टेप चले इतने गहरे। मैं सुनो मुद्दा क्या था। तो लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? मान लो वेरिसेला वायरस से हमें स्मॉल पॉक्स हो जाता है, वेरिसेला वायरस से हमें स्मॉल पॉक्स हो जाता है, तो स्मॉल पॉक्स का वेरिसेला वायरस लिया गया और जिस पोजीशन से या जिससे हमें रोग हो सकता है उस दांत को तोड़ दिया, दांत और पंजे को तोड़ दिया। अब उसे पहचाना तो जाएगा कि वो शेर है, पहचाना तो जाएगा कि वो शेर है, लेकिन क्या वो शिकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी को कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड। लाइव का मतलब जीवित, एटेन्यूएटेड का मतलब दांत वांत तोड़ दिया गया, परिवर्तित, परिवर्तनशील। लाइव परिवर्तनशील या परिवर्तित, लाइव और परिवर्तित, ठीक है, लाइव और परिवर्तित वैक्सीन। इसका मतलब क्या है? जो वायरस के जिस अंग से हमें नुकसान पहुंच सकता था हमने उसको काट के निकाल दिया, उसको काट के निकाल दिया। अब वो वायरस तो है, यानी एंटीजन तो है, पहचाना तो जाएगा, लेकिन पहचाने जाने के साथ साथ कोई रोग नहीं कर पाएगा, कोई रोग नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार को कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। अब सुनो, वायरस की बॉडी तो है, वायरस की बॉडी है, लेकिन उसको डेड कर दिया गया, मतलब लाश। हाँ ठीक है, तुम्हें पता है कि हमारे पास बंदूक है, मुझे पता है नहीं, तुम्हें पता है बंदूक है, हमारे पास बंदूक है, मुझे पता है कि मेरे पास बंदूक है, नकली बंदूक है, लेकिन इनको कहाँ पता है हमारे पास नकली बंदूक है। एक पिक्चर में मैंने देखा था ऐसा, वो बंदूक ले जाती है, बंदूक चॉकलेट साबुन की होती है, देखा है आप लोगों ने ऐसा? तो वही वाली हालत है बच्चों। इसने क्या किया? इनएक्टिवेटेड में क्या हुआ बच्चों? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या हुआ? उसने वायरस की लाश ले ली, वायरस का मृत शरीर ले लिया। अब वो बॉडी तो पहचान रही है, करे वायरस आ गया, सारे अलार्म एक्टिवेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मार दो, चीर फाड़ कर दो, लेकिन वास्तव में क्या वो रोक कर पा रहा है? वो तो डेड है। इससे शरीर तो इम्यूनाइज हो गया, शरीर तो इम्यूनाइज हो गया, नेक्स्ट टाइम कोई आएगा तो मार देगा, नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह का वायरस आएगा तो उसे मार दिया जाएगा, ठीक। अब सबसे ज्यादा प्यारा प्रश्न इससे क्या पूछा जाता है बच्चों? मैं अभी आपको 1 मिनट में ये याद करा दूंगा। क्या? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के उदाहरण पूछे जाते हैं आपसे, हमेशा आपसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का उदाहरण पूछा जाएगा। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का उदाहरण पूछा जाएगा। 1 सेकंड में बता दूंगा। देखो क्या, मीजल, मम्स, रुबेला, पोलियो, वेरिसेला, हेपेटाइटिस याद हो गया? नहीं याद हो, समझ में नहीं आया। किन किन रोगों के लिए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनता है? मीजल, मम्स, रुबेला, पोलियो, हेपेटाइटिस। फिर से सुनो, मीजल, मम्स, रुबेला, पोलियो, हेपेटाइटिस। अब लिखता हूं, अब मैं लिख देता हूं। सुनो, अरे भाई आप लोग पता नहीं किस गांव में रहते हो जहां पे दीवारों पे लिखा जाता है कि मीजल, मम्स, रुबेला, पोलियो, खसरा इसकी दवाओं में लाइव एटेन्यूएटेड लगाई जाती है, इस तरह का लिखा रहता है, स्लोगन लिखा जाता है। नहीं, आंगनवाड़ी में तमाम जगह पे लिखा रहता है। अरे भाई पंचायत देखे हो, 2 बच्चे मीठी खीर, उसके आगे कौन सी सीर, नहीं सुना है? पंचायत एक वो आया था, क्या कहते हैं, टीवी शो टाइप का था।
अरे जो कई एपिसोड में होता है लेकिन लोग एक ही बार में देखते हैं, क्या कहते हैं उसे? वेब सीरीज। वेब सीरीज होता है ना। ये भगवान, किन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, साधु संतों को मैं कब से पढ़ाने लगा। चलो, लाइव एटेन्यूएटर में मीजल, मम्स, रुबेला, पोलियो, वेरिसेला और हेपेटाइटिस बी। मीजल्स, मम्स, रुबेला, पोलियो, मीजल, मम्स, रुबेला, पोलियो, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, और रेबीज भी। इन सब के लिए बच्चों, इन सब के लिए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाई जाती है। क्या मतलब? इन सब के वायरस के दांत तोड़ करके, यानी कि उनको इस फॉर्म में रखा, जीवित रखा जाता है, लेकिन ऐसे फॉर्म में रखा जाता है कि वो रोग ना काज कर सके। उनको फिर इंजेक्शन में भर के हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब शरीर को लगता है कि एंटीजन आया तो टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल दोनों एक्टिवेट हुई, मारा भी जाएगा वो, कोई फर्क नहीं, लेकिन हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फायदा क्या हुआ? बी मेमोरी सेल बन गई, और मेमोरी सेल भविष्य में अगर वो आएगा तो उसे गोली मार देगी, ठीक है। इनएक्टिवेटेड में क्या हुआ? डेड बॉडीज को डेड करके रख दिया जाता है, और फिर डाल दिया जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा शरीर इम्यूनाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है इनएक्टिवेटेड का भी? आओ इसके कुछ उदाहरण होंगे। इसके अलावा अधिकांश जो वैक्सीन हमें लग रही हैं वो सब क्या है? मोस्टली वैक्सीन इनएक्टिवेटेड ही है। मोस्टली वैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड भी हैं, अब बात करेंगे प्यूरिफाइड वैक्सीन्स की। प्यूरिफाइड वैक्सीन्स की चर्चा हम लोग करेंगे। देखो, जो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स हैं वो क्या है? इसके अलावा मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर इनएक्टिवेटेड। जरा इनएक्टिवेटेड अपनी भाषा में बताओगे मधुर? सोचो, ये हालत है। और कोई बता सकता है अपनी भाषा में? बता सकता है कोई? इनएक्टिवेटेड किसे कहते हैं? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन किसे कहते हैं? मैं फिर से बता दे रहा हूं, ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर रोग को ग्रसित करने वाले वायरस या एंटीजन के डेड पोर्शन को रखा जाता है, कि डेड बॉडीज को रख दिया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते? एंटीजन ही, वायरस ही है वो, लेकिन डेड है। वायरस क्या है? डेड है, यानी इनएक्टिवेटेड है, उसको रखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के को कहेंगे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो फिर लाइव एक्टिवेटेड का मतलब जीवित हो, लेकिन क्या हो? जीवित हो परंतु वो क्रियाशील ना हो, जीवित हो क्रियाशील, रोग ना फैला पाए, इसको कहेंगे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन खुद नहीं लिख पा रहे हैं। आप लोगों को एक होमवर्क है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, आज आप लोग घर जाएंगे, अपनी किताब उठाएंगे और उस किताब से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं, यह बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। ये तो मैंने आप लोगों को क्या दे दिया? आप लोगों की ये प्रैक्टिस ही खत्म होगी कि आप लोग खुद लिख सकें। आप लोग इसे तो लिखिए जो मैं लिखवा रहा हूँ फ्लो चार्ट के रूप में, यह बहुत जरूरी है आप सबके लिए। अब परिष्कृत वैक्सीन क्या करेंगे बच्चों? किसी भी वायरस में, सपोज करो ये वायरस है, एक प्रकार का ये वायरस है, या कोई भी रोगजनक रोगाणु है। सपोज करो ये रोगाणु है, ये क्या है? रोगाणु है, यानी कि पैथोजन। बच्चों ये पैथोजन में
किस पोर्शन को ज्यादा आइडेंटिफाई किया जाए या किस पोर्शन को पहचाना जा रहा है। मान लो हमारे शरीर में आप अतुल सर को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? चेहरे से पहचानेंगे, चेहरे से, कि मेरे बॉडी के नीचे के पार्ट्स को भी देख के पहचान सकेंगे। हाथ को देख के पहचान पाएंगे? केवल पेट को देख के पहचानेंगे, पीठ को देख के पहचान पाएंगे? नहीं पहचान, सामान्यतया नहीं पहचान पाएंगे। हम यही लिए देखना चाह रहे हैं। अब इसमें देखो, मान लो इन 3 चीजों को देख करके पहचाना जा सकता है, इन 3 चीजों को देख करके पहचाना जा सकता है, तो सिर्फ इतने ही पोर्शन को अलग कर लिया गया। सिर्फ इतने पोर्शन को क्या किया गया? अलग कर लिया गया, सेपरेट कर लिया गया। इसी को कहते हैं प्यूरिफाई कर लेना, प्यूरिफाई कर लेना, प्यूरिफाई कर लिया गया। और इसको क्या किया गया? वैक्सीन के अंदर डाल दिया गया। अब अगर यह शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, इंजेक्ट टू बॉडी, शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तो भी पहचाना जाएगा कि अरे ये तो वही वायरस है। हमारा पूरा गर्दन काट दी जाए, मेरा नहीं रे बाबा, तो गलत बात है, मेरी बात, भगवान ना करे मेरा कटे, किसी और का कटे, किसी का ना कटे, मेरा भी ना कटे, चलो, अरे किसी का ना कटे। मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो खुदा न खास्ता आपको सिर्फ मेरी गर्दन दिख रही है, पूरा बॉडी नहीं है, तो क्या आप पहचान जाएंगे मैं ही हूं? बिल्कुल इजीली पहचान जाएंगे। उसी तरह से शरीर बच्चों, केवल अगर इतनी चीज दिखाई दे तो वो पहचान जाएगा ना कि हाँ यह क्या है, ये फलाने वायरस है, फलाने वायरस है, इससे रोग होगा, ठीक है। इसी को कहेंगे प्यूरिफाइड वैक्सीन। प्यूरिफाइड वैक्सीन मतलब वायरस के वह हिस्सा जिसे एंटीजन के रूप में पहचाना जा सके, या रोगाणु का वह हिस्सा जिसे एंटीजन के रूप में पहचाना जा सके, उसको प्यूरिफाई करके इंजेक्शन में डाल देने की प्रक्रिया को ही परिष्कृत वैक्सीन कहते हैं, परिष्कृत वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आप सबको? कहां तक समझे हो? एक बार जरा मुझे ये वाली पोर्शन अपने भाषा में बता दो। जी जी, इसी को कहते हैं सेपरेट कर लेना या प्यूरिफाई कर लेना। अब इसको इंजेक्शन में भर दिया गया, इंजेक्शन में खींच लिया गया, अब शरीर में डालेगा तो पहचाना जाएगा ना कि वायरस है, पहचाना जाएगा कि पैथोजन है या रोगाणु है, ठीक। अब इसको इंजेक्शन वैक्सीन को इंजेक्ट कर दिया बॉडी में, तो बॉडी में सिर्फ उतना ही असर आएगा जितना कि इसको डालने में आएगा, इसको डालने में आएगा, क्योंकि पहचाना जा रहा है। फिर टी हेल्पर सेल पहचानेगी, टी किलर सेल उसको मारेगी, बी मेमोरी सेल बनेगा, और बनेगा तो वो मारा जाएगा। क्लियर हुआ? सुनो, इतने पोर्शन पूरी बॉडी को न डाल के इतना को डाला गया, पूरी बॉडी को डालने में ज्यादा खर्चा आ रहा था, केवल इतनी पोर्शन को आइसोलेट करके डाल दिया गया। इसी को कहते हैं प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाइड या प्यूरिफाइड वैक्सीन। ठीक है, अभी समझ में आया? क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? यहाँ श्रद्धा बेटा सबको क्लियर है? आपको भी? अंशिका और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, संजीवनी, सबको? अंशिका देखो, अब प्यूरिफाइड हो गया। अब बच्चों एक आया लेवल, एक लेवल और आगे आ गया आजकल। अच्छा, इसका उदाहरण देख लो, न्यूमोनिया का वैक्सीन ऐसे ही बनता है। न्यूमोनिया में सिर्फ डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है ना, तो उस बैक्टीरिया में केवल जो खोल होती है उसका, वही इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया की खोल पे ही तो सब कुछ होता है। उसकी खोल का कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं, उसको इंजेक्शन में डाल देते हैं, काम बना लेते हैं। पूरा बैक्टीरिया नहीं डालते, केवल उसकी खोल कवरिंग का कुछ हिस्सा डाल देते हैं। वह हिस्सा जिसे एंटीजन के रूप में पहचाना जा सके उसको डालते हैं। यह है न्यूमोनिया, इसका उदाहरण। इसका उदाहरण है न्यूमोनिया। डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है न्यूमोनिया और मेनिंजाइटिस। लिख लो, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ये 2 रोग हैं जिसमें प्यूरिफाइड वैक्सीन बनती हैं। कौन सा? तभी तो याद होगा, तभी तो क्लियर होगा। सब कुछ जो बताया है आप बना लीजिए, आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी बच्चों। इतना ही लिखना है कि कैसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट तो मैं समझा चुका हूं आप सबको, एक बार पढ़ेंगे आप लोगों को याद हो जाएगा।
हो गया। अब तक हमने बताया बच्चों कि अब तक एंटीजन को सीधा सीधा डाल दिया जा रहा था, या तो वायरस को डाल दिया गया या वायरस को मार के डाल दिया गया, ठीक है, दांत तोड़ के डाल दिया गया, सीधे वायरस को, यहाँ देख लो, देखो यहाँ पे बोर्ड पे, या तो सीधे वायरस को ही डाल दिया गया वैक्सीन के अंदर जिंदा, केवल दांत तोड़ा गया ताकि रोग ना करे। दूसरा, या तो वायरस को मार करके उसकी डेड बॉडी को डाला गया, ठीक है, इनएक्टिवेटेड हो गया। या तो वायरस का वह हिस्सा जिसे पहचाना जा सके, सिर्फ फेशियल हिस्सा या ऐसा कुछ हिस्सा जिसे पहचाना जा सके, जैसे न्यूमोनिया और मेनिंजाइटिस का जब इंजेक्शन बनता है या वैक्सीन बनती है तो इसको करते हैं। अब की बार क्या किया जाएगा, हर एंटीजन का डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। डीएनए को निकाला गया, ठीक है, डीएनए को निकाला गया और उसको इंजेक्शन में लगा दिया गया, उसको इंजेक्शन में लगा दिया गया। इसे कहेंगे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। डीएनए को आइसोलेट किया गया, उसको और भी चीज़ों के साथ मिश्रित करके हमारे शरीर के अंदर डाल दिया गया। अब उस डीएनए से क्या होगा? उस डीएनए से नया बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनना शुरू होगा, तब पकड़ा जाएगा, जो बनेगा फिर पकड़ा जाएगा और हमेशा मरता रहेगा, हमेशा। डीएनए वैक्सीन लंबे समय तक, एक बार अगर डीएनए वैक्सीन लग गई आपके शरीर में तो आपको रोग नहीं होगा, आपके बच्चे को रोग नहीं होगा, किसी के बच्चे को रोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए है आपके शरीर में, उसका डीएनए डाल दिया गया। अब वो डीएनए जब भी बॉडी में कुछ बनाएगा तो हमारा शरीर उसे पकड़ लेगा, हमारा शरीर उसे पकड़ लेगा, वो वहीं मार दिया जाएगा, वहीं मार दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, डीएनए वैक्सीन अगर डाल दी गई हमारे शरीर के अंदर तो हमारे शरीर के अंदर उसका डीएनए है, सेल में उसका डीएनए है। अगर वो कभी भी एक्टिवेट होगा तो हमारे शरीर पहले ही उसको मार देगा, जो एक्टिवेट होगा तुरंत मार दिया जाएगा। तो वह रोग तो अब हमें भविष्य में कभी हो ही नहीं पाएगा, भविष्य में कभी हो ही नहीं पाएगा। नहीं हमें होगा ना हमारे बच्चों को होगा, हमारी संतति से डिलीट हो जाएगा वो। इसीलिए उसे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहते हैं। हो गया? दिस इज ऑल अबाउट वैक्सीन्स बच्चों। अब यह देख लो, कभी कभी हम लोग अपने छोटे भाई बंधुओं को, अभी तो आप ही लोग छोटे हैं, बहुत सारे टीके तो आप ही लोग लगवाने जाते होंगे अपने आप को भी। लास्ट टीका कौन सा लगा था आप लोगों को याद है? कौन सा? कोविड का टीका लगा था। वेरी गुड, ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम बताएं जाने टीकाकरण क्या है। हमारे बच्चों को आने वाले रोगों से बचाने के लिए उसे इम्यूनाइज कर दिया जाता है। मान लो मीजल उसे ना हो, रुबेला ना हो, पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है ना, 2 बूंद जिंदगी की। देखो बच्चों, एक होता है आईपीवी, एक होता है ओपीवी। आईपीवी का मतलब इंजेक्शन वैक्सीन्स, इंजेक्शन वैक्सीन्स, और ओपीवी का मतलब होता है ओरल वैक्सीन्स, ओरल वैक्सीन। अगर मान लो पोलियो की वैक्सीन इंजेक्शन के रूप में भी आती है लेकिन थोड़ी महंगी है, और पिलाने वाला क्या है? सस्ती है, पिलाने वाला सस्ती है। लेकिन पिलाने वाले के साथ धोखा ये है, धोखा नहीं, पिलाने के साथ शर्त यह है कि उसे कई बार पिलाना पड़ता है। इसीलिए पोलियो का अभियान चलाया जाता है। बार बार अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं, इस बार इतवार को अपने बच्चे को पोलियो सेंटर पर ले जाना ना भूलें, क्योंकि 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, हारेगा पोलियो जीतेगा इंडिया। ऐसा सुना है आप लोगों ने? तो ओपीवी, एक आईपीवी होता है जो इंजेक्शन लग जाता है, एक ओपीवी होता है जो मुंह से दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, तो उसमें पोलियो का वायरस ही होता है उसके अंदर, बस उसके दांत टूटे रहते, वो रोग नहीं कर पाएगा। दांत टूटे रोग होता, रोग नहीं कर पाएगा। अच्छा लगे हाथ ये भी जान लो, पोलियो होता कैसे है बच्चों? पोलियो मिट्टी में पाए जाने वाला वायरस है, मिट्टी में पाए जाने वाला वायरस है, ठीक है। तो संक्रमित मिट्टी में बच्चे जब खेलते हैं तो उनको वो मुंह से ऐसे वैसे हो जाता है। हालांकि अब भारत फ्री है, पोलियो फ्री हो चुका है हमारा भारत। इंस्पाइट ऑफ दिस छोटे बच्चों को पिलाया जाता है वैक्सीन, ताकि 5 साल की उम्र तक पिलाया जाता है, और भी बहुत सारे साल तक पिलाया जाता है बच्चों। तो ये क्लियर हो चुका है, मीजल, मम्स, रुबेला, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और रेबीज, ठीक है। श्रद्धा बेटा, आकांक्षा, बोटेनिकल, अंशिका, शिवानी पटेल, हाँ बोलो बोलो बोलो। कोविड का भी ऐसे ही हुआ होगा, कोविड का वायरस हुआ है, हाँ हाँ, वायरस का लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन देखना पड़ेगा यार, अभी याद नहीं आ रहा, उस समय तो मुझे याद था, शायद लाइव एटेन्यूएटेड ही है। लाइव डीएनए वैक्सीन भी हैं, उसके कई प्रकार के वैक्सीन बनाए गए थे ना, मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ, मुझे याद था लेकिन अभी मुझे भूल गया।
हाँ, मैं इसको देख लूंगा जरूर, लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया है अभी। इंडिया में बनी थी, लेकिन वो क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड है कि नहीं। अच्छा सुन लो, टीबी का जन्म के 9 महीने के अंदर लगाया जाता है वैक्सीन। टीबी का बच्चा पैदा और 9 महीने के अंदर टीबी का वैक्सीन उसे लग जाएगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ठीक है, टीबी में बहुत ज़्यादा खांसी आती है, उसका जो लगता है पैदा होने के 9 महीने के अंदर लगाया जाता है। दूसरा, खसरा मम्स रूबेला का जन्म के 12 महीने के अंदर। पोलियो का जन्म के तीसरे चतुर्थ एवं 5वें माह में। बच्चों जो इससे प्रश्न पूछेगा, एक होता है टिटनस टॉक्साइड, टीटी का टीका लगता है, वो बच्चे को नहीं लगता, माँ को लगता है। गर्भवती माँ को टिटनस टॉक्साइड का लगता है, बच्चे को नहीं। ये एक ही एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जो बच्चे को इम्यूनाइज करने के लिए माँ को लगा दिया जाता है। ठीक है, तो माँ को लगता है, बच्चा इम्यूनाइज होता है। माँ को लगेगा तो बच्चे को नहीं होगा वो रोग। ठीक, क्लियर। टिटनस टॉक्साइड, टीटी। अब ये हो गया, कैंसर हो चुका है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन हेल्थ। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। लेट अस मूव ऑन। अगला चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं हम आज ही। हाउ, शुरू करिए। हाँ, इसके बारे में आप सब लोग लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने सब बता दिया है, अगर वीडियो भी ध्यान से देखा तो अपने आप लिख लेंगे, इससे और कहीं कुछ प्रश्न आने वाला नहीं है। बस इससे आपकी मानसिक योग्यता बढ़ जाएगी। मीजल, मम्स, रूबेला, पोलियो, वेरिसेला और हेपेटाइटिस बी, याद रखिएगा, लाइव एटीन्यूएटेड है, लाइव एटीन्यूएटेड है। इसके अलावा जो भी लग रहा है वो सब इनएक्टिवेटेड है, ठीक है। और कौन सा, ये प्यूरिफाइड में कौन सा आ जाएगा, प्यूरिफाइड में आ जाएगा अपना निमोनिया का आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, मेनिंजाइटिस का आ जाएगा। 2 है उसके उदाहरण, समझ में आ रही बात। ये हो गया। अब नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर 9 नंबर चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया जाए, वो आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है। 9 नंबर से चैप्टर आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, ये आपके चैप्टर से हटाया जा चुका है, चाहे सिलेबस से हटाया जा चुका है। बच्चों ये वाला जो चैप्टर है खाद्य उत्पादन, ये वाला ह्यूमन हेल्थ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन हेल्थ, इसमें बस आप लोग लिस्ट बना लीजिए। मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखवा रहा हूँ, सिर्फ यही लिखना है। 10 मिनट में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए दही कैसे बनाते हैं। दही बनाया है आप सबने? पहले तो ये जान लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, वाटर ब्रेक, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को भी, आप सभी को भी बेटा श्रद्धा, 1 मिनट का वाटर ब्रेक है। आप सभी लोग भी वॉशरूम वगैरह जाना चाहें, पानी पीना चाहें, पी लें। हसीवानी बोलो। दिखाई दे रहा है हसीवानी? मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर। पानी पी लें? सब वीडियोस देखने के चक्कर में देख रहे हैं, आराम से हो जाए।
वर्ड में चाहिए। जी और जी ने शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। हो बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, एक बिटिया को दिख नहीं रहा बेटा, बस अभी दिखने लगेगा। देखो, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव वह सभी जीव जो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई दें, जो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई दें, उन सभी जीवों को क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे। ठीक है, उन सभी जीवों को क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, सूक्ष्म जीव कहेंगे तो बढ़िया बात है। अब बच्चों, सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए? हम लोग दही खाते हैं, सभी लोग दही खाते हैं, अंग्रेजी में कर्ड बोलते हैं। दही किससे जमता है? बस यही लिखते जाना है, बहुत बहुत छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कौन कौन से किससे क्या बनता है ये नोट करना है। आ जाओ, एक लिस्ट बना देते हैं, सब लोग नोट कर लो उसे। दही के लिए कौन कौन सा? कर्ड, कर्ड बनता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, बल्गैरिस, बल्गैरिस, फिर बनता है, अब देखो एक बार लैक्टोबैसिलस लिख दिए हैं तो दोबारा बार बार लैक्टोबैसिलस लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिखेंगे फिर अगले में एल डॉट लगाएंगे, एल डॉट लगाएंगे। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, LACTIS, लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लिखते जाओ बेटा, लिखते जाओ, लिस्ट है ये पूरी। फिर दही किससे बनाई जा सकती है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस से बनाई जा सकती है। अंडरलाइन करते जाइएगा सभी लोग। फिर दही किससे बनाई जा सकती है? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस से बनाई जा सकती है। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस से बनाई जा सकती है। ठीक है, दही इतने प्रकार के बैक्टीरिया से बनाई। कैसे बनाई जाती है दही? कुछ नहीं बच्चों, सामान्य अवस्था में तो हम लोग दही लेते हैं, दूध लेते हैं, थोड़ा गर्म कर देते हैं, उबल जाता है, ठंडा करने लगते हैं। जब बहुत हल्का छूने, जब हम लोग बर्दाश्त करने योग्य हो जाता है 40 डिग्री के आसपास, तो उसमें जामन को डाल देते हैं, जामन डाल के घोल देते हैं। ऐसे कुछ देर 6 से 8 घंटा या 12 घंटे तक रख देने पर जम जाता है दही। तमाम तरीके होते हैं, कच्चे दूध से भी लोग बना लेते हैं। आप लोगों के कौन से दूध से बनता है? कच्चे दूध से, फिर लंबा समय लगता होगा। इकट्ठा मतलब 2-3 दिन में जमता है वो, इसीलिए लंबा समय लगता है, मठा बन जाता है उसका। ठीक, अब सुनो भैया, तो कुल मिला के हमें दही जमाना सीख गए। लैक्टोबैसिलस जो जामन होता है उसमें क्या होता है? या तो लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस होगा, लैक्टिस हो सकता है, एसिडोफिलस हो सकता है, या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस हो सकता है। ठीक है, ये है वास्तव में। मिल्क जम गया तो दही हो गया। अच्छा, अब बनाते हैं पनीर। क्या बनाते हैं? पनीर। आज का चैप्टर सुन के आप लोगों को लग रहा हो कि सर कुकरी शो चला रहे हैं क्या? संजीव कपूर का कोई वीडियो चल रहा है क्या? नहीं, आइए पनीर बनाते हैं। पनीर बनाते हैं। क्यों? एक बड़े अच्छे हैं वो बनाते हैं, रणवीर है, क्या नाम है? नहीं, एक वो बड़े अच्छे कुक हैं, वो उनका नाम मुझे थोड़ा भूल रहा है। संजीव कपूर तो जानते ही, अच्छे कुक हैं। चलिए पनीर बनाते हैं। पनीर कई प्रकार के हो सकते हैं, कच्चा पनीर भी होता है, पक्का पनीर भी होता है, और एक होता है रॉकफोर्ड चीज। ठीक है,
कच्चा पनीर, पक्का पनीर, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, और कमेम्बर्ट चीज। ठीक, एक साधारण पनीर भी होता है बच्चों, जो कच्चा पनीर, कच्चे दूध को लिया गया, कच्चे दूध को लिया गया और उसको फाड़ा गया, उसको नींबू डाल के हिला हिला के फाड़ा गया, तो कच्चे दूध से जो पनीर बनाया जाता है उसे कच्चा पनीर बोला जाता है। दूध को उबाल के जब फाड़ा गया उसे क्या बनाना है, पक्का पनीर बनाया गया। ठीक, और एक होता है अगर हम लोग पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई नामक फंगस को डाल के दूध को फाड़ दें तो उससे बनेगा रॉकफोर्ट चीज, रॉकफोर्ट चीज। फिर अगर पेनिसिलियम कमेम्बर्टाई, पेनिसिलियम कमेम्बर्टाई डाल के अगर चीज दूध को फाड़ दे तो कमेम्बर्ट चीज होगा। जानते हो रॉकफोर्ट और कमेम्बर्ट कहाँ तुम्हें खरीदने को मिलेगा? नॉर्मल डेयरी पे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आप लोगों को स्टाइलिश दुकानों पे, मॉल्स वगैरह में। यहाँ पे जो अपने यहाँ मॉल है ना, ये रिलायंस वाला, वहाँ पे रॉकफोर्ट चीज तो आपको आसानी से मिल जाएगा। कमेम्बर्ट नहीं मिलता क्योंकि उतना उपयोग नहीं हो पाता। कहाँ यूज करते हैं रॉकफोर्ट चीज वगैरह को? जो हम लोग पिज्जा खींचते हैं, जो उसमें धागे निकलते हैं ना, वो धागे उसी चीज का तो कमाल है। ठीक है, वो धागे कुछ तो पैसे का कमाल है और कुछ तो चीज का कमाल होता है। ठीक है, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा धागा, उतना ज्यादा चीज। ठीक है ना, जब करके खा लेते हैं, वही सब धोखा है बच्चा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पनीर, तो पनीर के लिए कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल देख लो। पनीर कौन कौन बनाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बना देगा। ठीक है, अब रॉकफोर्ट चीज, रॉकफोर्ट, रॉकफोर्ट चीज, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई से। श्रद्धा, दिखाई दे रहा है बेटा? आवाज नहीं आई बिटिया। यस सर। रॉकफोर्टाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई से बनता है। समझ लो क्यों क्यों नाम पड़ा भाई? नींबू डाल के फाड़ रहे थे, कच्चा पनीर बन रहा था। अगर इसी पेनिसिलियम को डाल दिया जाए, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई को दूध में डाल दिया जाएगा तो वो जो बनेगा उसे कहेंगे पेनिसिलियम रॉकफोर्ट चीज। क्या बनेगा? रॉकफोर्ट चीज। नाम तो इतना कठिन है, ऐसा लगता है कि क्या बना दिया लोगों ने। कुल मिला के बेटा है वो पनीरवे, ठीक है, और कछु नहीं है, जो ही है वो धोखा। थोड़ा सा फ्लेवर इधर उधर, सब मोह माया है। यहाँ पे कुछ साधु संत भी बैठे हुए हैं। सर आज की क्लास में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यस खुशी तिवारी, आज की क्लास में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज इस क्लास तभी समाप्त होगी जब यह चैप्टर समाप्त होगा। मुश्किल से 5 मिनट और चलनी है क्लास, ठीक है। अब एक होगा कमेम्बर्ट चीज, कमेम्बर्ट चीज। आज की क्लास में ये समाप्त हो जाएगा और इस हफ्ते में, मुश्किल से इस हफ्ते में, आज ये नहीं तो संडे हो जाएगा, हाँ अगले हफ्ते में मुझे लगता है कि आपका पूरा सिलेबस मैं अगर हो सके 2-4 दिन छुट्टी दे दूं आप लोगों को कि ताकि आप लोग तैयारी कर लें तो अलग बात है, नहीं तो इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में सब पूरा चैप्टर समाप्त। बायोलॉजी से नमस्ते, अब सिर्फ टेस्ट शुरू हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। पेनिसिलियम कमेम्बर्टाई, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सको। याद ज्यादा से ज्यादा करोगे तो लिख पाओगे अच्छे से। फिर मैं देख लूंगा कि आप लोग कैसा लिख रहे हो, क्वेश्चंस अच्छे से अपनी बात को लिख पाओगे तब जाके अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
पेनिसिलियम कमेम्बर्टाई हो गया। एक होता है बच्चों योगर्ट, नाम सुना है योगर्ट का? कुछ नहीं होता है, धोखा है। क्या मतलब? दही को ही हमारे फॉरेन के में क्या करते हैं, दही में हम लोग साधारण दही जमा देते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस से, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस से। ये लोग भी क्या करते हैं बच्चों, ये लोग पास्चुरेटेड दूध ले लेते हैं, पास्चुरेटेड दूध ले लेते हैं, 50 से लेके 80 डिग्री के आसपास गर्म कर दिया जाता है दूध को, तो पास्चराइजेशन हो जाता है, सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं उसमें। अब अलग से उसमें क्या मिलाया गया, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस मिला दिया गया, तो बनना तो चाहिए दही। योगर्ट क्यों नाम पड़ा? साथ में उन्होंने क्या किया, थोड़ा फ्लेवर मिला दिया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिला दिया, फलाने फ्लेवर मिला दिया, डिमका फ्लेवर मिला दिया दही में। और दही में क्या किया, फ्रूट काट के डाल दिया और डाल करके फेंट दिया और रख दिया जमने के लिए, दही को जमने के लिए रख दिया। तो जो दही जैसे ही हम लोग काटेंगे बच्चों दही को, तो सब में फ्रूट निकलेगा, सब में और फ्लेवर निकलेगा, ठीक है, उसको हम लोग योगर्ट खा रहे हैं। होता क्या है, वो दही है, वो क्या है, दही है। माने स्टाइलिश दही इज नोन एज योगर्ट, ठीक है। दही को मान लीजिए सूट बूट टाई वाई बना के फ्राक वराक पहना दिया गया तो योगर्ट बन गई, मिसेज योगर्ट, ठीक है। वो है, वो दही है, वो क्या है, दही ही है। देखो बेटा, मेरा कोई और अदर उद्देश्य नहीं होता, मतलब नहीं होता फैंसी कपड़ा पहन लें हम, ही मान लो सूट वूट पहन लें तो हम बड़ा हो जाएंगे भौकाली, ऐसा हो जाएगा, तो वह दही ही है। चलो हो गया दूसरा। अच्छा बच्चों, ब्रेड बनाने के लिए काम में लाया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस, जिसे ईस्ट बोलते हैं, खमीर। ब्रेड बनाने के लिए क्या यूज में आता है? ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, मैदा लिया गया, उसको आप लोग जैसे बेल आटा गूंथते हैं ना, इतना अच्छा थोड़ा सा नमी वाला गूंथ लेंगे, उसमें साथ साथ क्या गूंथ देंगे, ईस्ट को गूंथ देंगे, रात भर छोड़ देंगे, फूल जाएगा। और जो उसमें दो खाचे 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 बने रहते हैं बच्चों, वो गैस के निकलने के कारण बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है खमीर उठने के कारण, खमीर उठने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो उसी गैस के कारण वो बनता है, ठीक, वो बन जाता है, ठीक। तो ब्रेड के लिए क्या, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, लिखते जाओ फटाफट। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ईस्ट भी बोलते हैं बच्चों इसे, ईस्ट। आप लोग खरीदते होगे 10 रुपए 20 रुपए का पैकेट मिलता है, ईस्ट का पाउडर मिलता है बच्चों। अच्छा हाँ, अब देखो एंटीबायोटिक्स, हेडिंग डालो एंटीबायोटिक, मिटा रहे हैं बच्चों, हो गया, और लिस्ट लास्ट तक छोड़ दे रहे हैं। ईस्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक, इसकी खोज बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर, XANDER, जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया, एक फंगस लिया, पेनिसिलियम, एक फंगस ले लिया था उन्होंने, पेनिसिलियम, हाँ पुराना है, 10th वगैरह में पढ़े होंगे। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, एक फंगस लिया बच्चों, जानते हो क्या किया उन्होंने, एक फंगस लिया उन्होंने पेट्री डिश में इसे ग्रो कराया, पेट्री डिश में ग्रो कराया। इस फंगस ने क्या किया बच्चों, नीचे पेट्री डिश के नीचे उन्होंने देखा कि बहुत सारा लिक्विड जमा है, उस लिक्विड को उन्होंने कलेक्ट कर लिया। इस फंगस के नीचे बहुत सारा लिक्विड के पार्टिकल थे, उसको क्या किया, कलेक्ट कर लिया। और जब इसको बच्चों बैक्टीरिया रखे हुए प्लेट, एक प्लेट में बैक्टीरिया रखे हुए थे, इसको इसमें डाल दिया, इसको इसमें डाल दिया, देखा कि बैक्टीरिया डाइड हो गए, बैक्टीरिया मर गए, बैक्टीरिया मर गए।
तब इन्होंने नाम दिया क्या, तब इन्होंने बताया कि अरे यह तो एंटीबायोटिक है, मतलब जीवन का विरोध कर रहा है। एंटी का मतलब विरोध करने वाला, बायोटिक का मतलब जीवों का, यह तो जीवों को मारने वाला है। तब से लोग दुनिया की आंख खुली, अच्छा ये बात होती है एंटीबायोटिक की। तो जो एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस फंगस पे किया था, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम पे किया था। लेकिन एंटीबायोटिक नाम किसने दिया, एंटीबायोटिक नाम दिया था सेल्समैन ने, सेलमैन वॉक्समैन में। एंटीबायोटिक नाम लिखते जाओ, एंटीबायोटिक नाम सेलमैन वॉक्समैन ने दिया था। सेलमैन वॉक्समैन ने दिया था। हो गया। अब कुछ एंटीबायोटिक्स तथा उनको उत्पन्न करने वाले जीवों के नाम नोट कर लो, स्रोत के नाम लिख लो। कुछ एंटीबायोटिक तथा उनको उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम। हेडिंग है कुछ एंटीबायोटिक तथा उनको उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम। उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम, जैसे पेनिसिलिन का पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। पेनिसिलिन को कौन उत्पन्न करता है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम पहला एंटीबायोटिक। दूसरा है इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन उत्पन्न करता है, पहले लिखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन। श्रद्धा, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक है बेटा। ये एक प्रकार क्या है, एंटीबायोटिक है। और इसको उत्पन्न कौन करेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस। देखो स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस, THRIUS इरिथ्रियस। समझ में आ रहा है बेटा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। Yes, sir. अंशिका, खुशी, संजीवनी, RSS और बाकी सारे बच्चे, आकांक्षा, विनोद, आर्या, सबको दिख रहा है बेटा। खुशी तिवारी, यस सर, कल आप क्लास ले लेना। नहीं बेटा, कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल 11th की क्लास होनी है, बैक टू बैक कल 11th की क्लास होगी 3 बजे दोपहर से, ठीक है। कल मैं सेल बायोलॉजी में सेल डिवीजन पढ़ा रहा हूँ बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग जो 12th के लोग भी हैं, अगर आप लोग मन करें दोहराने का तो सेल डिवीजन पढ़ लेना, क्योंकि आगे कंपटीशन देना है आप लोगों को, तो सेल डिवीजन पूछेगा। 3 बजे से है क्लास, ठीक है। कल 3 बजे से दोपहर में क्लास है सेल डिवीजन की। चलो इस पे आ जाओ। इसके बाद एक दूसरा नोट कर लो, ग्रेसियोफुल्विन। तीसरा है ग्रेसियोफुल्विन। ग्रेसियोफुल्विन कौन बनाता है भैया, पेनिसिलियम ग्रेसियोफुल्वम। पेनिसिलियम ग्रेसियो, PHULBUM, पेनिसिलियम ग्रेसियोफुल्वम। पेनिसिलियम ग्रेसियोफुल्वम। चौथा नोट करें आप लोग,
सिफेलोस्पोरीन, सिफेलोस्पोरीन इस सिफेलोस्पोरियम के द्वारा बनाया जाता है। सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम, सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम, सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम के द्वारा बनाया जाता है। हो गया। अब बच्चों विटामिन, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिनको बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। नोट करिए, विटामिन तथा उनको उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के नाम, माइक्रो सूक्ष्म जीवों के नाम। हेडिंग लिखिए, विटामिन तथा उनको उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम। विटामिन तथा उनको उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम। कुछ ऐसे हैं बच्चों, ये कुछ विटामिन, जैसे नहीं दिख रहा होगा सबको, मैं अभी दिखवा दे रहा हूं, 1 मिनट, सबको दिखने लगेगा, जादू होगा, जादू। ठीक है, कुछ विटामिन तथा उनको उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इसे एक फंगस के द्वारा निकाला जाता है। एम्बिस गॉसिपी, एम्बिस गॉसिपी, विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन के नाम से भी इसे जाना जाता है। राइबोफ्लेविन इसे एक प्रकार के फंगस यानी कि कवक से बनाया जाता है जिसका नाम है एम्बिस गॉसिपी। एम्बिस गॉसिपी, AMBIS गॉसिपी, GOSSIPIE, एम्बिस गॉसिपी एक फंगस है बच्चा, एक फंगस है जिसका नाम एम्बिस गॉसिपी। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालेमिन के भी नाम से जाना जाता है। कोबाल, बच्चों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना मुझसे नेट की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन ये स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम का एक फंगस है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिविएसियस एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिविएसियस, OLIVACEOUS, ओलिविएसियस। ठीक है, विटामिन B12 बनाने वाला कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिविएसियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ लॉट ऑफ टाइम दे हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। अब बच्चों एक विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन सी, इसको भी एक बैक्टीरिया बनाता है, एसिटोबैक्टर, नाम है एसिटोबैक्टर सब ऑक्सीडेंस, सब ऑक्सीडेंस, एसिटोबैक्टर सब ऑक्सीडेंस, एसिटोबैक्टर सब ऑक्सीडेंस।
ये है विटामिन सी। बट क्या सब ऑक्सीडेंट्स सी सी है कि सर ई है भाई की बात भाई सी है, सी बोल रहे हो, सी तो फिर सी तो करना बेटा। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस सब नहीं, ओलिविएसियस, ओलिविएसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिविएसियस। ठीक है, नोट हो गया सभी का, ओलिविएसियस। ओके, अब बच्चों सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किससे बनाया जाएगा? सिट्रिक एसिड जो खट्टापन नहीं आ जाता है किसी डाल करके, नींबू की तरह, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन मान लो नींबू को कितना पैदा करोगे, जब मान लो केवल कंसंट्रेटेड फॉर्म में सिट्रिक एसिड चाहिए तो नींबू तो बहुत नहीं बना सकते, इसीलिए इसे फंगस से बनाया जाने लगा है, फंगस से बनाया जाने लगा है, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर के द्वारा। एस्परजिलस नाइगर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मुझसे कई बार पूछा है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सिट्रिक एसिड किसके द्वारा बनाया जाता है? एस्परजिलस नाइगर के द्वारा, एस्परजिलस नाइगर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, इसके साथ ही यह चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप लोगों को सेप्टिक टैंक कैसे बनता है यह आपको खुद पढ़ना है। सेप्टिक टैंक कैसे बनता है और बायोगैस संयंत्र, सेप्टिक टैंक और बायोगैस संयंत्र नोट कर लीजिए, आप लोगों को होमवर्क में दिया गया है। सेप्टिक टैंक कैसे बनता है और बायोगैस संयंत्र, बायोगैस बायोगैस संयंत्र। ठीक है, इस पे आपको शॉर्ट नोट लिख करके हमें भेजना है व्हाट्सएप पर। सेप्टिक टैंक और बायोगैस संयंत्र, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं उनकी मैं कॉपी चेक करूंगा, जो बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है, और आप लोग अपनी कॉपी पे लिख के ले आएंगे, बदमाशी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक, सेप्टिक टैंक और बायोगैस संयंत्र। इसके ऊपर मैंने और एक होमवर्क किया था, वैक्सीन्स की नोट्स बनाना है आपको, वैक्सीन्स की नोट्स बनाना। ये 3 चीज आप लोग करेंगे और हमें सूचित करें। कल आपको कोई क्लास नहीं ली जा रही है सिर्फ इसीलिए कि ये सब चीजें आप मेंटेन कर लीजिए। छुट्टी है कल छुट्टी है भाई, कल संडे है। ठीक है, लेकिन हाँ आप लोग के काम से फुर्सत नहीं है बच्चों, आप लोगों को वैक्सीन, सेप्टिक टैंक और बायोगैस छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें बहुत समझने वाला नहीं है, इसलिए ये आसानी से हो जाएगा। कौन से चैप्टर में? इसी चैप्टर में है, लास्ट में है। 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, सेप्टिक टैंक, बायोगैस संयंत्र कैसे बनता है, वाहित मल कहाँ से कहाँ जाता है, देख लेना बेटा कैसे जाता है मल। ठीक है, ठीक है, नाली बना लेना, अच्छे से कर लेना। सर ये चैप्टर में है, हाँ ये चैप्टर में है बेटा, ये चैप्टर में ही है। अगर यह नहीं, एक तो ये पूछता नहीं है, परंतु हमें यह इसलिए पढ़ना है क्योंकि भविष्य में कोई हम लोग को डरा ना पाए। सेप्टिक टैंक, बायोगैस संयंत्र और वैक्सीन की नोट्स न भी बनाओगे तो भी पढ़ तो लिए ही हो, समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है हमें, वो है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, और उसका अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भविष्य में बहुत काम आएंगे। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही, इंतजार करिए मंडे का, मिलेंगे हम सब मंडे को। तब तक के लिए सायोनारा, शुभ रात्रि, गुड नाइट, खुदा हाफिज।